अस्सलाम वालेकुम। CS 101 की पहली असाइनमेंट आ चुकी है, तो उसके डिफरेंट बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। और जो बच्चे वाल्टन कैंपस में मेरे से पढ़ रहे हैं उनको भी ये टॉपिक भी करवाना था, तो इसलिए इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें उस टॉपिक को भी कंप्लीट कवर किया जाएगा और असाइनमेंट का सलूशन भी साथ डिस्कस किया जाएगा। तो असाइनमेंट के अंदर अगर आप असाइनमेंट अपनी देखें तो अगर मैं आपकी असाइनमेंट अभी ओपन करूं, ये एक सॉल्यूशन मुझे किसी बच्चे ने भेजा था और आपकी ये असाइनमेंट है। ये आपकी असाइनमेंट है। तो सबसे पहले इस असाइनमेंट को ज़रा गौर से पढ़ लेते हैं। एक तो ये आपने ड्यू डेट के अंदर सबमिट करवानी है, दूसरा फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, सही तरीके से ओपन होनी चाहिए, और सॉल्यूशन कॉपी नहीं होना चाहिए इंटरनेट से। ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ है या किसी और स्टूडेंट से। तो आपने जो वर्डिंग है वो अपनी लिखनी है, यानी कि आपने खुद उसको कंपाइल करना है। जो फॉर्मेट है फाइल का वो आपका डॉक या डॉकएक्स यानी कि वर्ड में आप टाइप करेंगे इसको और आप सबमिट करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्यूटर मैनिपुलेट कैसे करता है और स्टोर किस तरह करता है डाटा। ठीक है, और प्रोग्राम जो है वो किस तरह मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है। ये कुछ नोट लिखा हुआ है कि आफ्टर ड्यू डेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी आपके असाइनमेंट। क्यूरी अगर कोई है आपको तो आप इस ईमेल के ऊपर अपनी ऑफिशियल जो ईमेल आपको स्टूडेंट एड्रेस है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें वो उसने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। आपके पास CPU और मेन मेमोरी दो गिवन है। मेन मेमोरी के अंदर उसने एड्रेसेस और सेल दिए हुए हैं, दूसरी साइड पर उसने रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्टर आपके पास सारा गिवन है, ये आपके पास एड्रेस है, ये आपके पास सेल है, ये आपके पास प्रोग्राम काउंटर है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। जब आप आगे फर्दर स्टडी करेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर, आप इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, काउंटर रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, कम्युलेटर रजिस्टर क्या होता है। इस तरह के डिफरेंट रजिस्टर हैं जो हम असेंबली लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं। तो जिन बच्चों का तो BS CS है या BSIT है वो अपने आगे फर्दर 4th या 5th सेमेस्टर के अंदर असेंबली लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनका एक सब्जेक्ट होगा। बाकी जो बच्चे हैं वो इसी को ज़रा फोकस करके पढ़ें, जो मैं बताने लगा हूँ अब चीज़ें, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसको करने से पहले 2-3 कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले मेन मेमोरी, सेकंड नंबर पे आपके पास रजिस्टर आता है, थर्ड नंबर के ऊपर आपके जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये भी आपको आना चाहिए। और एक बहुत ही हार्ड का कंसेप्ट है जो आपका उसने लिखा हुआ है डिफरेंट जगह पे, तो आपको ये भी ज़रा समझने में। ठीक है, उसके बाद आपका जो काउंटर रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो मेन पॉइंट है आपका असाइनमेंट के अंदर। इसके अलावा 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी असाइनमेंट के अंदर नहीं लिखी हुई हैं, जबकि वो बेस पूरी आपकी असाइनमेंट उन 2 चीज़ों पे करती है। वो 2 चीज़ें पढ़ने से पहले थोड़ा सा वापस आते हैं असाइनमेंट के ऊपर। ये कुछ उसने क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनको हमने सोल्व करना है, और लास्ट में उसने एक नोट दिया हुआ है, यूज़ द टेबल प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स C एट पेज 581 ऑफ बुक। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि बुक तो हमारी 381 पेजेस की है, तो 581 पेज कहाँ से आया। ये असल में जिस बुक की बात हो रही है वो आपकी रेफरेंस बुक है। एक आपके हैंड आउट्स होते हैं, वो हैंड आउट्स आपके डिफरेंट बुक से ड्राइव किए होते हैं। तो आपका जो ये हैंड आउट्स है ये एक दूसरी किताब से ड्राइव किया गया है जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस, और ये ग्लोबल एडिशन है। ये मेरे पास वो बुक भी पड़ी हुई है, कंप्यूटर साइंस एंड ओवरव्यू, 12th एडिशन है ये, और इसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ। इसका मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी करने के लिए, रेफरेंस पॉइंट्स के लिए। अब इसके आप पेज नंबर 581 पर आ जाएं, क्योंकि उसने 581, ये देखें ये आपका अपेंडिक्स C आ गया। ये सिंपल उसने मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद उसने यहाँ पे आपको ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, ऑप कोड
और ऑपरेंड, ये दो चीज़ें हैं। ये भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम असाइनमेंट को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो कंसेप्ट है हमारे, जब वो हमारे क्लियर होंगे तो उसके बाद हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सबसे पहले है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमारी कहा जाता है जी रैम को। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। जब भी आपका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी गेम या कुछ भी आप कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले रैम के अंदर लोड होता है। उसके बाद आपने जो भी उसके ऊपर ऑपरेशंस करने होते हैं वो ऑपरेशन होते हैं। बाद में आप उसको क्लोज कर देते हैं, डाटा सेव कर देते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो फर्स्ट रैम के अंदर लोड होता है, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं। सेकंड चीज़ रजिस्टर। रजिस्टर भी मेन मेमोरी के ही पार्ट्स होते हैं। ये स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होते हैं। ये मेन मेमोरी की तरह कोई एक बड़ी आपके पास 8 GB की स्पेस नहीं होती। ये स्मॉल छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर आप वैल्यू स्टोर करते हैं। अभी तक के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। इसको अगर डेप्थ में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए रजिस्टर को समझने के लिए आपके लिए बस इतना काफ़ी है कि स्मॉल मेमोरी लोकेशंस आर कॉल्ड रजिस्टर। छोटी छोटी जो डिफरेंट स्पेसिस होते हैं उनको हम रजिस्टर कहते हैं। और अगर आप अपनी इमेज के अंदर देखें, जो कि ये आपकी असाइनमेंट के अंदर है, तो उन्होंने ये रजिस्टर आपको ये गिवन है 0 1 2 3 4 5, ये ई और एफ़ तक उसने रजिस्टर दिए हुए हैं। 5 के बाद उसने कोई रजिस्टर आपको गिवन नहीं दिया हुआ। उसके बाद ई है और उसके बाद आपका एफ़ है। अब जब आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है तो एक तो आपने ये रजिस्टर जो है इनको जहन में रखना है, और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन हम जनरेट करेंगे उनको जहन में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं जी लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेशन आपके पास बेसिक जो ऑपरेशन है वो आपके पास 3 है। एक को हम कहते हैं एंड, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एंड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। इसके बाद हमारे पास है और, इसको हम प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास नोट गेट है जिसको हम स्लैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या ऊपर हम एक कैप लगा लेते हैं। ये दोनों साइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बार भी लगी होती है, उससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? एंड गेट, और गेट का और नोट गेट का, जिसको हम एक्स और गेट कहते हैं। एक्स और गेट होता है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्स और गेट होता है ये हमारा, क्योंकि मिक्सचर होता है और गेट का और नोट गेट का, तो इसमें आपका प्लस का साइन आता है और प्लस के साइन के इर्द गिर्द सर्कल होता है। अभी मैं यहाँ से मुझे मिल जाएगा इंसर्ट शेप, यहाँ पे हम छोटा सा सर्कल इसके इर्द गिर्द ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। इसको मैं होम पे ले आता हूँ यहाँ पे, ऐसे। और अब इसके बीच में हम टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं ऐसे। ये आपका थोड़ा सा, अब क्योंकि वो हमारे पास और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो इसलिए ये आपका इस तरह का सिंबल होता है। इसी से अब आप गुजारा कीजिए, क्योंकि मेरे पास इस टाइम वो है नहीं है, मैथ टाइप अवेलेबल नहीं है जिससे मैं इंस्ट्रक्शन इस तरह की कोई लिख सकूँ। इसके बाद थोड़ा सा इनको फर्दर स्टडी कर लेते हैं। एंड क्या करता है? एंड का काम ये होता है कि आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं ये उनका आंसर आपको 1 उस वक्त देता है जब इसको जितने भी आपके पास वेरिएबल गिवन है, अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो एक दफ़ा, यानी कि एक गेट से, 2 वेरिएबल है तो 2 गेट से, 3 वेरिएबल है 3 गेट से, 4 वेरिएबल है तो चारों गेटों से आपको 1 नहीं मिल जाता। तो इसका यह है कि ये आपको ओनली 1 तब देगा जब आपके पास ऑल वेरिएबल्स पर 1 होगा। ये एंड गेट के केस में है। और गेट के केस में क्या है? एनी वेरिएबल और ऑल वेरिएबल हैव 1। आपके पास 0 और 1 के फॉर्म में होता है डाटा, तो किसी एक के ऊपर भी अगर 1 आ गया है तो ये आपको उसका आंसर 1 देगा। तो चाहे वो 1 1 हो जाए, 0 1 हो जाए, 1 0 हो जाए, ये आपको उसका आंसर 1 देता है।
नॉट गेट क्या करता है, आपको रेसिप्रोकल देता है। रेसिप्रोकल का मीन्स ये है कि 0 होगा तो ये 1 देगा, 1 होगा तो 0 देगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है एक्स और गेट। एक्स और गेट क्या करता है, एक्स और गेट आपको सिर्फ उस वक्त आंसर देता है जब आपके किसी एक गेट से आंसर आ रहा हो। जैसे ओनली वन वेरिएबल हैव वन, किसी एक वेरिएबल के पास 1 होना चाहिए। अगर दोनों पे 0 है तब भी आपको 0 देगा, दोनों पे 1 है ये तब भी आपको 0 देगा। तो एक वेरिएबल के पास 1 होना चाहिए, दूसरे के पास 0 होना चाहिए, उस केस में ये आपको आंसर 1 देगा। इसका हम ज़रा ट्रूथ टेबल भी अगर देख लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपको उसका ट्रूथ टेबल मिल जाएगा, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये आपके पास ट्रूथ टेबल है, 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी। ए और बी का जब उसने ये देखें ये आउटपुट निकाला हुआ है, 0 0 है तब भी 0 है, 0 1 है तब भी 1 है। यहाँ पे देख लें उसी तरह 0 0 है तो 0 है, 0 1 हुआ है तो 1 हुआ है। दोनों 0 और दोनों 1 की सूरत में उसने आपको आंसर 0 दिया। इसी तरह आप एंड गेट का भी जो है ट्रूथ टेबल चेक कर सकते हैं, और गेट का भी चेक कर सकते हैं, और नॉट गेट का भी चेक कर सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट ज़रूरी है। इसके बाद आ जाती है हाल्ट। हाल्ट को हम आम अल्फाज में कहते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है जिस जगह पे आके, तो हम कहते हैं प्रोग्राम हाल्ट हो गया है, यानी कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। इसके बाद काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर क्या करता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को काउंट कर रहा होता है। इसका काम ये होता है, ये आपकी नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है ना, उसका पाथ जो होता है वो अपने पास सेव रखता है। जैसे आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है A1, तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगा, A3 को अपने पास स्टोर कर लेगा। अब यहाँ पे आप में से कईयों के पास ये क्वेश्चन आ रहा होगा A2 कहाँ पे गया। तो जो काउंटर रजिस्टर और जो हमारे पास सेल्स होते हैं, सेल के अंदर हमारे पास 2 डिजिट्स आते हैं। वो अभी मैं जब आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा तो हमारी इंस्ट्रक्शन जो बनती है वो 2 एड्रेसेस से मिलकर बनती है। 2 कंसेक्यूटिव एड्रेस जो होते हैं वो मिलकर एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। इसलिए A1 और A2 एक इंस्ट्रक्शन है, इसलिए उसका जो स्टार्टिंग पाथ है A1 वो काउंटर के पास आता है, काउंटर रजिस्टर के पास। वो A1 को एग्जीक्यूट करता है, उसके पास A1 और A2 की जो कंबाइन इंस्ट्रक्शन है वो आ जाती है, वो उसको सोल्व करता है, उसके ऊपर ऑपरेशन जो भी करना होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने वो करता है। और मीनवाइल काउंटर रजिस्टर के पास नेक्स्ट जो आता है वो A3 आता है, क्योंकि A2 तो A1 के साथ एग्जीक्यूट हो गया होता है, इसलिए A3 फिर A5 A7 इस तरह ये कंटिन्यूस चलता जाता है। इसके बाद आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपके पास कुछ इस तरह की होती है, 2 एड्रेसेस और 2 सेल्स से मिलकर ये बनती है। तो वो आपकी कुछ इस तरह की हो सकती है 1, और ये हेक्साडेसिमल में होती है 1 2 F5, या हो सकती है 5 5 3 R1, इस तरह करके कुछ भी इंस्ट्रक्शन बनी होती है। तो इस तरह आपके पास होती है। और इसमें ये जो पहले होते हैं ये 2, ये आपके A1 के अंदर स्टोर होते हैं, ये जो F5 है ये A2 के अंदर स्टोर होता है। इस तरह आपकी इंस्ट्रक्शन क्रिएट होती है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें आपके पास एक ऑप कोड होता है और एक आपके पास ऑपरेंड होता है। अगर मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, हम एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं 1 2 F5 को। सपोज करें आपके पास ये गिवन इंस्ट्रक्शन है, जो कि काउंटर रजिस्टर की मदद से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हुई है। तो जो फर्स्ट डिजिट होता है ये वाला, ये आपका ऑप कोड कहलाता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। इसके बाद आपका होता है ऑपरेंड। जिस तरह आपके पास ऑपरेटर और ऑपरेंड होता है, सेम उसी तरह जैसे आप अगर करते हैं 2 + 2, तो 2 जो है दोनों साइड के ऊपर, ये 2 + 3 कर लें, 2 और 3 जो है वो आपके पास ऑपरेंड है,
और प्लस जो है वो आपके पास ऑपरेटर है। इसी तरह 1 यहाँ पर ऑपरेटर है और बाकी जो 2F5 है वो ऑपरेटर है, वो ऑपरेंड कहलाता है। अब ऑपरेंड के भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। ऑपरेंड के अंदर आपके पास आएगा 2F5। अब इसके अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन जो 2 है ये रिप्रेजेंट करता है रजिस्टर को, और जो नेक्स्ट है F5 ये 2 सूरतें हो सकती हैं। ये आइदर तो आपके पास सिंगल मेमोरी सेल हो सकता है, या इधर आगे लिख देता हूँ मैं, और 2 रजिस्टर्स। ये या तो आपके पास सिंगल मेमोरी सेल हो सकता है या आपके पास 2 रजिस्टर्स हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक मेमोरी एड्रेस एग्जिस्ट करता हो मेन मेमोरी के अंदर जो F5 से हो, ये उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मेमोरी सेल तो ये एग्जिस्ट ना करता हो, जबकि आपके पास 2 डिफरेंट रजिस्टर एग्जिस्ट करते हो, एक F के नाम से और एक 5 के नाम से, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये हैं थोड़े से कंसेप्ट जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर हम इंस्ट्रक्शंस अपनी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने जो हमारे ओरिजिनल सोर्स बुक है उसके ऊपर। इसके अंदर ये देखिए उसने आपको बताया हुआ ऑप कोड आपके पास गिवन है, ये इसके अलावा नहीं हो सकते। ऑप कोड आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ABC, इससे अबव नहीं हो सकता। DE आपका कभी भी ऑपरेटर नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद जो आगे आपका ऑपरेंड होता है वो आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक को देख लेते हैं। जैसे ये 1 है, अगर किसी इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में 1 आ जाता है तो इसका काम क्या होता है, लोड करना है रजिस्टर को, लोड करना है रजिस्टर R। बिट पैटर्न कौन सा उसने यूज़ करना है, जो उसको XY में मिलेगा। यानी कि मेमोरी सेल XY के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है या बिट पैटर्न स्टोर है 01 01 01 जो भी स्टोर है, ये उसको उठाएगा और R के अंदर लोड कर देगा। इसी तरह अगर आप सेकंड को देखें तो ये क्या करेगा, ये भी लोड करता है रजिस्टर को इस बिट पैटर्न से। ये आपके पास उन्होंने थोड़ी सी ना एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। अभी अगर आप उसको कंसीडर करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से है कि ये आप अगर इस लाइन के ऊपर गौर करें, विद द बिट पैटर्न फाउंड इन द मेमोरी सेल हुज एड्रेस इज XY, ठीक है। तो XY एड्रेस के ऊपर इसको हम कहते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग में पढ़ें तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय मेमोरी। तो ये कॉल बाय रेफरेंस से लोड करता है और ये कॉल बाय मेमोरी से लोड करता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। बाकी आप ये 2 एग्जांपल्स हैं, आप इनको स्टडी करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। अब हम आ जाते हैं जी अपने असाइनमेंट के ऊपर। ये हमारे पास रजिस्टर गिवन है, ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर गिवन है, ये हमारे पास एड्रेसेस गिवन है और ये हमारे पास सेल गिवन है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को कंबाइन कर लें 2-2 के बजट के अंदर। तो अगर हम इन 2-2 के करें तो ये हमारे पास इस तरह बनता है, E2 E3 E4 E5 का बन जाता है, E6 E7 का। इस तरह हमारा FO F1 तक जाएगा। उसके आगे फर्दर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी यहाँ पे हॉल्ट स्टेटमेंट आ जाती है और ये आगे जो है आपके पास एक्स्ट्रा मेमोरी सेल्स हैं जो आपके एक्स्ट्रा यूटिलाइज होते हैं। जो आपका प्रोग्राम एक्चुअल एग्जीक्यूट हो रहा है वो E2 से F1 तक एग्जीक्यूट हो रहा है। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, सबसे पहले E2 को लोड करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले E2 आएगा, E2 के ऊपर आपकी इंस्ट्रक्शन जनरेट होगी जो कि आपकी कुछ इस तरह की बनेगी। उसके बाद E2 की जगह पर साथ ही E4 आ जाएगा। फिर जो आपकी इंस्ट्रक्शन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ये आप देखते जाइए साथ साथ बनेगी। जिस तरह E4 में 12 है, E5 में F4 है, कुछ इतना कोई टैक्टिक्स नहीं है। इसी तरह आपका E4 चेंज हो जाएगा, E6 पे चला जाएगा,
ये आपका इस तरह चेंज हो जाएगा, फिर E8 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। इस तरह आपकी ये इंस्ट्रक्शंस चेंज होती रहेंगी। तो आप नोट अपने पास एक पेन पेंसिल, उम्मीद है मुझे आपने रखी होगी। तो हम फर्दर चलते हैं और अपनी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस बनेंगी वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 15F2। 15F2। सेकेंड इंस्ट्रक्शन हमारे पास बनेगी 1254। थर्ड इंस्ट्रक्शन बनेगी 5115। थर्ड इंस्ट्रक्शन बनेगी 31F3। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बनेगी 5003। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बनेगी B1F0। ये सारा कैपिटल में ही होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपके पास बनेगी वो बनेगी 9121। फिर आपके पास हॉल्ट स्टेटमेंट आ जाती है जो कुछ इस तरह आपकी बनेगी। अच्छा जी, ये तो हो गई आपके पास इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मैं यहाँ से ज़रा नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ क्योंकि हमें फिर पढ़ने में समझने में आसानी होगी। पेज नेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसको हमने अगर स्टार्ट करना है तो इससे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए। एक तो आपको यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। टेबल हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसके अंदर जो हमारे बाकी बचते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास F2, F3, F4, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। F2 में हमारे पास बचा है 02। F3 में हमारे पास है 07 और F4 में हमारे पास है 05। अब दूसरी साइड पे हमें एक और टेबल चाहिए जिसको कह लें जी आपके रजिस्टर टेबल है वो आपका। इसको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास 5 है। अब ये कहाँ से आए हैं आपके पास, ये आपके पास रजिस्टर गिवन है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन दोनों को आपको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी इन 5 को लिख लेते हैं, जहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है ये है 02, 1 के अंदर है 01, 06, 01, 00, 07। अब जी स्टार्ट होती है हमारी एग्जीक्यूशन। सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली होगी। ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, आइए ज़रा इसको देखते हैं। इसको देखना कैसे है, आप सबसे पहले तो इधर आइए। इसने क्या करना है, लोड द रजिस्टर आर। आर आपका ये थर्ड वन वैल्यू होती है, इसको आप कंसीडर कीजिए 1RXY। तो आपके पास ये सेम इस पैटर्न में लिखाएगा 1RXY, ठीक है। तो लोड क्या करना है, रजिस्टर आर। रजिस्टर आर में आपने चीज़ लोड करनी है, बिट पैटर्न जो आपको मिलेगा XY के अंदर। तो F2 के अंदर आपको जो मिलेगा उसको आपने लोड कर देना है F5 के अंदर। ये रहा आपका 5, F2 में आपके पास है 02, तो ये 07 ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह आपके पास 02 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जब आपकी एग्जीक्यूट होगी तो ये है 1254 1, ये देखिए जी। वन 2 5 4 नहीं, सॉरी F4 है हमारे पास। मैंने ये इंस्ट्रक्शन गलत लिख दी है। जब आप करेंगे तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ये गलत नहीं होनी चाहिए। 1 2 F4 है आपके पास सेकंड इंस्ट्रक्शन।
मैं 1 मिनट इसको दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। ये 1 2 F4, ये देखें ये आपके पास 1 2 है, फिर F4 है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है जी, इसका मतलब है लोड करना है किसके अंदर, 2 के अंदर F4 को। F4 हमारे पास क्या है जी 5, 2 के अंदर हमारा 5 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है जी 5115। अब हमें ये चेक करना होगा कि 5 का काम क्या है। हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे इसको आप स्क्रॉल कीजिए, ये आपके पास 5 आ गया। ये क्या करेगा, ऐड द बिट पैटर्न इन रजिस्टर एस एंड टी। एस और टी रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उसको आप ऐड करवाएंगे, जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप आर के अंदर स्टोर करवा देंगे। सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 और 5 को जब आप ऐड करेंगे आपके पास 7 आ जाएगा, सॉरी 5 1 और 1 और 5 को आपने ऐड करवाना है। 1 और 5 को आपने ऐड करवाना है, और इधर क्या था, 1 और 5 को आप ऐड करवाएंगे। 1 में आपके पास 1 वैल्यू है, 5 में आपके पास 02 है, तो इसको आपने 1 इसको और इसको ऐड कर देना, तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। और उसको आपने 1 जो मेमोरी एड्रेस है उसके अंदर स्टोर भी करवा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है 31F3। इसके बाद अब दोबारा आइए इधर, ये चेक कीजिए 3 इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं। 3 इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, स्टोर द बिट पैटर्न फाउंड इन रजिस्टर आर इन द मेमोरी सेल हुज एड्रेस इज XY। अब वो क्या कर रहा है, एक मेमोरी सेल के अंदर, सेल आपके पास क्या था, ये वाला, ये सेल है और ये उसका मेमोरी एड्रेस है, ये रजिस्टर है। अब वो क्या, पहले उसने क्या किया, यहाँ से वैल्यू उठाई है सेल से और उसको यहाँ पे स्टोर करवाया। अब वो यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे स्टोर करवाएगा। तो इधर वापस आ जाते हैं, तो 31F3 1 के अंदर जो वैल्यू है, दोबारा इसको देख लीजिए, स्टोर द बिट पैटर्न फाउंड इन रजिस्टर आर। तो हमारे पास आर में 1 है, इसकी वैल्यू को हमने F3 में स्टोर करवाना, तो ये हमारे पास यहाँ पर 7 की जगह पर 3 आ जाएगा। ये आप डायग्राम साथ साथ इमेजिन करते जाइए, वो नीचे से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने वो स्पेसिफिक चीज़ें बनाई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपके पास 5003। 5 का मतलब आपने अभी ऊपर थर्ड इंस्ट्रक्शन में देखा है, ऐड करवाना है किसको, 0 और 3 को, और स्टोर करवाना है 0 के अंदर। अब 3 में हमारे पास क्या है 1 और 0 में हमारे पास क्या है 2, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा और ये 0 में स्टोर हो जाएगा। जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं पे कुछ चीज़ मिस कर जाऊँ लिखने के अंदर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो मैं बता रहा हूँ वो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आपने उसको फॉलो करते जाना है। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा भी जब एग्जीक्यूट करूँगा तो फिर देख लेंगे, वैसे एक ही दफ़ा काफ़ी है। अच्छा जी, ये हमारे पास ये वाली इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करवा रहा है जी, 6 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा रहा है। 6 इंस्ट्रक्शन हमें क्या कहते हैं, B1F0। अच्छा जी, आ जाइए यहाँ पर हम देखते हैं जी बी में हमारे पास क्या है। बी, जंप टू द इंस्ट्रक्शन लोकेटेड इन द मेमोरी सेल एट द एड्रेस XY। वो क्या कह रहा है जी, यहाँ पे जो आपको मेमोरी सेल का एड्रेस गिवन है XY पे, आपने उस पर जंप कर जाना है और चेक क्या करना है कि जो रजिस्टर R है उसकी वैल्यू और XY की वैल्यू सेम है या नहीं। तो हम जंप करवाते हैं जी, ये हमारे पास 1 है और जंप हमने किस पे करवाना है, FO के ऊपर। तो यहाँ पर आप इमेज के ऊपर आ जाएं, FO के ऊपर। FO में हमारे पास या F0 में हमारे पास C0 है, तो ये वैल्यू मैच नहीं करती। तो अगर तो ये मैच कर जाती है तो ये प्रोग्राम यहीं पे हमारा एंड हो जाता है। अब क्योंकि मैच नहीं की तो कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये देखें, जंप करेगा अगर इक्वल होगा, अदरवाइज कंटिन्यू करेगा। तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है जी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी 9121। अब दोबारा इधर आ जाते हैं। 9 क्या करता है, एक्सक्लूसिव वो जिसको हम एक्स और कहते हैं, वो एस और टी रजिस्टर के ऊपर परफॉर्म करेगा। यानी कि एस और टी जो दो रजिस्टर हैं उनकी आपस में एक्स और होगी, उसका ट्रुथ टेबल बनेगा, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे और जो फाइनल आंसर आएगा वो आर जो रजिस्टर होगा उसके अंदर स्टोर होगी। तो ये क्या करेगा, 2 और 1, ये 2 है जो कि 7 है, ये 1 है जो कि 3 है,
तो 3 का बाइनरी हमारे पास 11 होता है। इसी तरह 7 को अगर आप करें तो 2 3 ज़ा 6, 1 आ जाता है, 2 1 ज़ा 2, 111 आ जाता है। इसको आप इस तरह कंसिडर कर लीजिए। ये आपका कुछ इस तरह का बिट पैटर्न बन जाता है। अब इन दोनों का आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन दोनों का XOR निकलेगा, 1 और 1 का 0 हो जाएगा, 1 और 1 का 0 हो जाएगा, 0 1 का 1 होगा। तो इसका जो आपके पास XOR फाइनल आएगा वो आपके पास बनेगा 100। अब इसका फिर दोबारा डेसिमल निकलेगा और जो डेसिमल में आपको आंसर मिलेगा वो यहाँ 1 के ऊपर स्टोर हो जाएगा। ये हो गई आपकी सिंपल एग्जीक्यूशन जो उसने की हुई थी। अब आ जाते हैं जो उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं साथ ही ये आपकी असाइनमेंट जो उसने सोल्व की हुई है वो भी निकाल लेता हूँ, जो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर मिलेगी। और इसकी मैं साथ साथ आपको मिस्टेक्स बताता हूँ जो इन्होंने गलत किया हुआ है। अच्छा जी, अज्यूम दैट प्रोग्राम काउंटर हैज़ E2 एज इनिशियल वैल्यू यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फिगर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा जी, डिटरमाइन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 1 व्हेन द मशीन हॉल्ट्स। अब इन्होंने आंसर 15 दिया हुआ है, जबकि उन्होंने रजिस्टर 1 का पूछा हुआ है और 15 किसी भी रजिस्टर के अंदर आंसर नहीं है, ना स्टार्टिंग के अंदर। ये स्टार्टिंग का पैटर्न है और ये जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई है तो ये तब का पैटर्न है। 15 तो सेल की वैल्यू है, सेल की, रजिस्टर की वैल्यू नहीं है। इसलिए ये आंसर आपका जो जिसने भी इसको सोल्व किया हुआ है उसने गलत सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका 15 आंसर नहीं आता, आपकी रजिस्टर 1 की वैल्यू आती है। रजिस्टर 1 की हमारे पास वैल्यू है 3। तो जब मशीन हॉल्ट होगी आप इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि व्हेन मशीन हॉल्ट्स या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड्स द रजिस्टर 1 कंटेन्स वैल्यू 03। ठीक है। उसके बाद है जी, राइट डाउन द बिट पैटर्न इन हेक्साडेसिमल एट मेमोरी एड्रेस F3 व्हेन हॉल्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। अच्छा जी, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ 0705। अब आ जाएं ज़रा दोबारा ऊपर। F3 आपके पास ये स्टेटमेंट बनती है। अब कम्बिनेशन इन्होंने किसका बनाया, 07 और 05 का। जबकि अगर आप इसको 2 का कम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 के कम्बिनेशन से चलती है, तो F3 का F4 से कम्बिनेशन बनता ही नहीं है, F2 का F3 से कम्बिनेशन बनता है। दूसरे केस के अंदर आपका प्रोग्राम ही F0 पे ख़त्म हो जाता है। जब आपका प्रोग्राम F0 पे ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट कम्बिनेशन बनता ही नहीं है। वो आपके सेपरेट सेल कंसिडर किए जाते हैं जिनके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर की जाती है। तो इसलिए F3 की जो वैल्यू है वो 07 थी। अब दोबारा गौर कीजिएगा, इसने यहाँ पर जो पूछा है वो ये नहीं पूछा कि उसका एड्रेस क्या है या उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, उसने बिट पैटर्न पूछा है। और किस में पूछा है, हेक्साडेसिमल में पूछा है। तो सबसे पहले तो आप F3 में देखें, F3 में आपके पास पहले था 07, जबकि आपकी जब एग्जीक्यूशन हुई तो F3 में आपके पास आ गया 03। ठीक है। आपकी यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है इसने उसकी वैल्यू चेंज कर दी है। जब उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो आपके पास जो F3 के अंदर बिट पैटर्न आएगा वो 03 का आएगा। अब 03 बिट पैटर्न है या नहीं है, अगर तो आप इसको बाइनरी पैटर्न से देखें तो 3 बिट पैटर्न नहीं है, 011 पैटर्न है। लेकिन अगर आप हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल के अंदर आपका 0 से 9 और देन A से F, ये आपकी जो वैल्यूज़ है कंसिडर होती हैं। A एज अ 10 और F एज अ 15, A B C D E F ये आपके कंसिडर होते हैं। ठीक है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल आ जाता है। तो आपकी जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है उसका हेक्साडेसिमल जो आंसर है वो 03 ही आएगा, क्योंकि 3 जो है वो एग्जिस्ट करता है हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर। अब नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम द मशीन इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस EE इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मशीन हॉल्ट्स। अब दोबारा आप इमेज के ऊपर आ जाइए। ये आपकी EE है, इसके ऊपर आपने ऑपरेशन क्या किया था, 9 XOR का ऑपरेशन किया था आपने। XOR किसका करवाया था, सेकंड रजिस्टर का और फर्स्ट रजिस्टर का, सेकंड रजिस्टर का और फर्स्ट रजिस्टर का। सेकंड सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो लोड होंगे दोनों जो आपके पास
रजिस्टर हैं उनकी वैल्यू विजिबल होंगी, लोड होंगी। फिर दोनों के अंदर जो बिट पैटर्न है, अभी क्योंकि 3 बिट पैटर्न मैंने आपको दिखाए हैं, 0, 11 और 111 का बिट पैटर्न बनता है दोनों रजिस्टर्स का। तो ये 3 दफ़ा सेपरेटली चेक होगा, 0 0 से चेक होगा, 1 1 से चेक होगा, फिर 1 1 से चेक होगा, तो फाइनल आपके पास आंसर आएगा। तो 3 इंस्ट्रक्शन, तो ये जो बिट पैटर्न आपस में चेक होगा उसकी हो गई। चौथी इंस्ट्रक्शन जब वो डबल ई के ऊपर आएगा तो डबल ई इट सेल्फ एज ए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट हो रही हैं, जिसको आप एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जी, डिटरमाइन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 0 आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस ई सी इज एग्जीक्यूटेड। अच्छा जी, अब ई सी हमारे पास ये है, ई सी B1FO है। तो B1FO को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये वाली है। इस इंस्ट्रक्शन को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो 0 के ऊपर हमारे पास जो आंसर आया वो 05 था। इसीलिए आपका यहाँ पे जो आंसर इन्होंने गिवन दिया हुआ वो भी गलत है। आपका जो आंसर आएगा वो 05 आएगा। Determine the contents of register 2 when the instruction at address FO is executed। अब FO का मतलब यही है कि हॉल्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दोबारा ऊपर आते हैं तो FO के ऊपर C000 चल रही। C000 का मतलब है आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुकी हुई है। तो जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई तो उस वक्त आपका जो रजिस्टर 2 है उसके ऊपर क्या वैल्यू थी, दोबारा आ जाए, रजिस्टर 2 के ऊपर आपकी वैल्यू 7 है। इन्होंने आपको 7 ही आंसर गिवन किया हुआ है, वो अब इन्होंने कैसे किया वो मुझे नहीं पता। तो आपका जो रजिस्टर 2 है, जबकि यहाँ पे 06 थी वैल्यू पहले, हमारी बाद में 07 एग्जीक्यूट हुई, तो ये आपकी 07 आएगी। अच्छा, अब इस सारे पैटर्न को जो मैंने किया है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया आपको। अब इस सारे के साथ मैं लास्ट में एक वीडियो दोबारा मर्ज कर रहा हूँ, जो कि आपके इंस्ट्रक्टर की वीडियो है, जो वीडियो का ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर है उसका मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, जिसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि बिट कैसे मूव होती है। तो अगर आपको मेरी चीज़ उर्दू में समझ लग जाती है तो बेटर है, अगर आपको नहीं समझ लगती तो आप इंस्ट्रक्टर की चीज़ सुनकर दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर आप उसका देखना चाहें तो ऑलमोस्ट 37 मॉड्यूल आई थिंक उसके अंदर उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इसको रिवाइंड करके दोबारा चलाकर देख सकते हैं। हैंडआउट्स जो सोर्स बुक है, रेफरेंस बुक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ जो थ्योरी आपकी इस पेज के ऊपर लिखी हुई है, अगर आप इसको भी स्टडी करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हुई हैं। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 उसके ऊपर मैं वीडियो दोबारा बनाऊंगा। अभी मुझे गले में कुछ फील हो रहा है तो मैं अभी मज़ीद वीडियो कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा रेस्ट करके उसके ऊपर फिर आपको नेक्स्ट जो आपके 2 क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो बना के वो भी इंशाल्लाह अपलोड within the CPU, and one means that you need to load. So in today's lecture we will be using this instruction, and then we will be using 3 number instruction, that is store. So whenever you see 3 in the start, that means store. Where to store? At XY location. And what to store? That is the content that is available in the register R. And then there is a add instruction with 5 that adds 2 registers and store them in another register. So we will not be using all of these instructions in today's module. However, you can learn about such a very small set of instruction that how actually computer performs on the back end. So now we will be moving towards solving a practical problem using the appendix C, which I have already shown you. So for example, we have something here. We have loaded a program into the RAM, and that program is available here, 156C, 166D, this one, and this one. I have grouped them together because these 4 things are forming one instruction. So this means 156C is one instruction. Then 166D is another instruction. Then 5056 is another instruction.
then 306E is another instruction, and C000 is another instruction. So actually we have these 5 instructions that are available in our RAM, and as we mentioned that there are 2 special purpose register, program counter and instruction register, and program counter has the address of first instruction, that is A0. You can see it is pointing to this first address. As soon as this instruction is fetched, so in instruction register we will have 1, 5, 6, C. As soon as this is fetched, the content of program counter will be changed from A0 to A2. We have incremented by the value of 2 because our instruction is residing on consecutive 2 locations. So the next instruction is starting from A2. So therefore, when this instruction has been executed, 156C, next time the computer should fetch the instruction 166D, and that instruction is starting from main memory address A2. So first time this instruction is executed, so let's execute it. 156C means you need to load 5 mean at the register number 5. So let's make a register number 5 here. So suppose this is a register number 5 and this is a register number 6. So 6C means in the RAM there is a address known as 6C. Whatever is available in this 6C, that should be loaded into register number 5. So suppose here we have 10. So that 10 will be loaded over here. So next time the instruction will be fetched from A2, that is 166D. So this means this instruction register now will have 166D. And what does it mean? Again there is a starting point 1, which means load. Where to load? At register number 6. And from where to load? From the address in the main memory, that is 6D. So for example, there is another address 6D here. So suppose there is a value of 5 in 6D. So that value 5 will be loaded in the register number R6. And when we loaded this instruction, we forgot to add the program counter by 2. So this would be pointing now to A4. So next time it will be fetching instruction from A4, that is 5056. And as soon as the instruction is fetched, this program counter actually increments by 2 and pointing to A6. So 5056 means 5 is meaning that you need to add. What to add? 5, 6. So 5, 6 is the register numbers within the CPU. These are the register number 5 and 6. It is saying that add register number 5 content with the register number 6 content and store it in another register that is known as 0. So 10 plus 5, 15 will be stored at a register number 0 that is available in the CPU. So next time when this has been executed, so next instruction will be fetched from A6, that is 306E. So 3 means store. Store means you want to store some information from the register to the main memory. So what to store? The content of 0. So the content of 0 are 15. It should be stored at an address of 6E. So there is another address in the main memory known as 6E, and that will hold actually the 15 value, and the program counter is now pointing to A8. And the next instruction is C000. So this instruction means that you should stop your program. So in this example, we have fetched 2 numbers available in RAM at position 6E and 6D, and we have moved them to the R5 and R6 2 registers, and after addition we have again stored them into the RAM. So if we conclude today's module, we have actually performed a well-known real-time example that how the program actually is executing within the computer.